नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में धनगर समुदाय द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत उन्होंने चरागाह गलियारे की मांग की। उनकी चरागाह गलियारे की मांग वस्तुतः उनकी एक व्यापक मांग से भी जुड़ी हुई है, जिसके अंतर्गत वो अनुसूचित जनजाति में अपने आप को शामिल करने की मांग करते हैं। ये दोनों मांगे किस प्रकार से अंतर संबंधित है और धनगर समुदाय कौन है, आज इन फोकस में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद धनगर समुदाय के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। फिर देखेंगे कि इस समुदाय की आजीविका का प्रमुख साधन क्या है और जिससे इनकी संस्कृति का भी निर्माण होता है। साथ ही इनके द्वारा चरागाह गलियारे की जो मांग की गई है वो मुख्यतः वन क्षेत्रों से भी जुड़ी हुई है। आरक्षित वन क्षेत्र भी उसके अंतर्गत किसी न किसी प्रकार से इनकी मांग में आ जाता है। किस प्रकार से आरक्षित वन क्षेत्रों में इनका चरागाह गलियारे प्रभावित हुए हैं, इस मुद्दे को समझने के बाद अनुसूचित जनजाति की इनकी मांग और वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में हम कुछ सामान्य तथ्यों को जानेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ जाता है। उसके भारतीय अर्थव्यवस्था, संवैधानिक अधिकारों, भारतीय राज्य व्यवस्था, संवैधानिक अधिकारों जैसे मुद्दों से ये जुड़ जाएगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सकें, इनका लाभ उठा सकें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस खबर को जानते हैं जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। जैसा कि अभी आपको बताया कि एक चरावाहा समुदाय जिसका नाम है धनगर, महाराष्ट्र के एक चरावाहा समुदाय जिसका नाम है धनगर, उसने हाल ही में एक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कहां पर किया? महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है जिसको हम बुल्ढाना के नाम से जानते हैं। तो बुल्ढाना के खमगांव में एक एसडीओ के कार्यालय के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया। किस मांग को लेकर के किया? इनकी मांग थी एक चरागाह गलियारे की स्थापना की। चरागाह गलियारा की मांग इनके द्वारा की जा रही है। चरागाह गलियारा वस्तुतः एक निर्दिष्ट मार्ग या क्षेत्र को प्रतिबिंबित करता है जिसके अंतर्गत ये न केवल अपने पशुओं के भूमि उपयोग को मान्यता प्रदान करने में सक्षम होंगे बल्कि अन्य किसी भी क्षेत्र की सीमाओं से संघर्ष के बिना स्वतंत्र रूप से पशुओं के चरने और साथ ही उन चरागाहों के पास अपने प्रवास करने की भी अनुमति हासिल कर लेंगे। इसीलिए इनके द्वारा एक चराई गलियारे की डिमांड की जा रही है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि धनगर समुदाय वस्तुतः है कौन। ये समुदाय के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। ये चरवाहों का एक समुदाय है। चरवाहों का एक समुदाय है और भारत के किन किन राज्यों में सामान्य तौर से ये पाए जाते हैं? इनकी उपस्थिति महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे भारत के कई राज्यों में है। साथ ही इनको कई अन्य अन्य क्षेत्रों में वैकल्पिक नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से इनको जाना जाता है? जैसे गोला नाम से इनको जाना जाता है, यहाँ पर दिया है। गोला नाम से इनको जाना जाता है और उसी प्रकार से कुरुबा नाम से भी इनको संबोधित कई अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। अगर हम इनकी वर्तमान स्थिति की बात करें और खासतौर से महाराष्ट्र में इनकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में इनको विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति यानी VJNT, विमुक्त जाति एंड नोमैडिक ट्राइब्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसमें कैटेगराइज किया गया है। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। आप जानते हैं कि खानाबदोश जनजाति कौन सी होती है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार गमन करती है। यह हुआ हमारी खानाबदोश की बात। विमुक्त नाम कहां से आया? विमुक्त नाम वस्तुतः इसके ब्रिटिश शासन से इसका तार जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश शासन की जब यहाँ पर स्थापना हो चुकी थी भारत में, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा एक कानून 1871 में लाया गया जिसका नाम था आपराधिक जनजाति अधिनियम, और इसके बाद कई कानून ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए जिसके अंतर्गत कुछ जातियों को, कुछ समुदायों को जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया। जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद 1947 में भारत आजाद होता है और आजादी के बाद 1952 में भारत सरकार एक कानून लेकर के आती है और इन सभी अधिनियमों को समाप्त कर देती है
और समाप्त करने के बाद जो भी व्यक्ति इस अधिनियम में अधिसूचित थे उनको विमुक्त कर दिया जाता है। यहीं से ये विमुक्त नाम आया है। तो महाराष्ट्र में जो धनगर है, जो कि एक चरवाहा समुदाय है, उसमें उसके अंतर्गत महाराष्ट्र में विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति वीजीएनटी के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। इस समुदाय द्वारा महाराष्ट्र में लगातार मांग की जा रही है कि इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, और ये मांग ये कई दशकों से कर रहा है। कई दशकों से इसके द्वारा ये डिमांड की जा रही है। इस समुदाय के नेताओं का, प्रमुख व्यक्तियों का यह भी कहना है कि भारत के दूसरे क्षेत्रों में महाराष्ट्र के अलावा धनगर समुदाय को धनगढ़ या धंगड़ के नाम से भी जाना जाता है, और वहां पर हमारे समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में ये दर्जा प्रदान नहीं किया गया है अनुसूचित जनजाति का। महाराष्ट्र में ये विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति के रूप में वर्गीकृत है। इसलिए इनके द्वारा ये भी डिमांड है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। धनगर समुदाय के बारे में और सामान्य तथ्यों को हम पता करें तो किसी तरह की जाति से संबंधित सामाजिक आर्थिक जनगणना के अभाव में इनकी कितनी जनसंख्या है इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र में इनकी कुल जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के बराबर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की कुल आबादी कितनी है? 11 करोड़ 20 लाख के आसपास है। तो महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या के अनुसार ये कितना प्रतिशत बैठते हैं? धनगर समुदाय महाराष्ट्र का 9% के बराबर बैठ जाते हैं। साथ ही इस एक अनुमान ये भी लगातार लगाया जाता है कि इस समुदाय के यानी धनगर समुदाय के लगभग 40% जो व्यक्ति हैं वो अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर ही निर्भर हैं। और क्योंकि ये एक चरवाहों का एक खानाबदोश जीवन शैली है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार गमन करते रहते हैं, इसलिए आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से भी ये सामान्य तौर से वंचित हैं। तो एक सामान्य तथ्य हमने इनके बारे में इस प्रकार से प्राप्त कर लिए। इनकी आजीविका का जो प्रमुख साधन है अभी हमने बताया, वो ऐतिहासिक रूप से क्या रहा है? एक तरह से चरवाहा रहा है, क्योंकि खानाबदोश के रूप में इन्होंने अपने जीवन सामान्य तौर से जिया है। ऐतिहासिक रूप से पशुओं को चराने के लिए विशिष्ट मार्गों का इनके द्वारा उपयोग किया गया है। लेकिन हाल के दशकों में क्या हुआ है कि वन विभाग द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया को चिन्हित किया गया है। और जब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया को चिन्हित किया गया है तो इन चरवाहा समुदाय के कई मार्ग, जो विशिष्ट मार्ग हैं, जो ये चराई क्षेत्र के लिए प्रयोग करते थे, उनको प्रोटेक्टेड वन क्षेत्र के अंतर्गत अतिक्रमण के रूप में देखा गया है। और समुदाय के सदस्यों का यह भी कहना है क्योंकि वन क्षेत्रों के अंतर्गत संरक्षित वन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, वो चिन्हित उनको किया गया है, इसलिए कई बार वन विभाग ने इन मार्गों पर, जो इनके मार्ग हैं, जो चरवाहा समुदाय के मार्ग हैं जहां पर वो पशुओं को चराते हैं, उन पर कई बार उन्होंने दीवारें भी खड़ी कर दी हैं, जिससे इस समुदाय के लोगों पर न केवल जुर्माना किया गया है बल्कि कानूनी मामले भी दर्ज हुए हैं। इस तरह की पृष्ठभूमि का भी निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र में सामान्य तौर से धनगर समुदाय के जो चरवाहा हैं उनके द्वारा किन मार्गों का प्रयोग किया जाता है? अपने पशुओं को चराने के लिए, अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए वे पूरे साल भर कहीं ना कहीं यात्रा करते हैं। और दो उनके प्रमुख मार्ग हैं, जैसे विदर्भ क्षेत्र में बुल्ढाणा में ये विरोध हुआ, बुल्ढाणा से अमरावती, वहां से कुछ लोग अमरावती से अकोला और कुछ लोग अंततः चंद्रपुर भी जाते हैं, ये प्रमुख मार्ग है। और एक प्रमुख मार्ग है कोंकण, कुछ लोग कोंकण की यात्रा करते हैं और फिर कोंकण से वापस भी आते हैं। तो इस तरह से दो प्रमुख मार्ग है। और महाराष्ट्र में क्योंकि ये जो सामान्य तौर से जिन मार्गों का, विशिष्ट मार्गों का प्रयोग करते हैं और अधिकांश आबादी, लगभग 40% आबादी अनुमानतः इनकी पशुपालन पर निर्भर है, इसलिए ये जो मार्ग, चरवाहा मार्ग हैं या आप कह सकते हैं चारागाह के जो मार्ग हैं, ये इनके आजीविका के प्रमुख साधन हैं, इनके आर्थिक व्यवस्था का, आर्थिक तंत्र का प्रमुख निर्माण करते हैं। और साथ ही क्योंकि ऐतिहासिक रूप से मार्ग रहे हैं, इसलिए ये इस तरह के मार्गों को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मानते हैं, सांस्कृतिक महत्व भी इनका मानते हैं। तो ये आजीविका और संस्कृति की बात हुई। इसी के कारण, क्योंकि इन विशिष्ट मार्गों को अपनी आजीविका के साथ साथ एक सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं, इसलिए इनकी प्रमुख मांग क्या है?
कि इनके पशुओं के पारंपरिक मार्गों पर चराने के अधिकार को औपचारिक मान्यता मिलनी चाहिए। यानी जिन मार्गों पर ये अपने पशुओं को पारंपरिक रूप से चराते रहे हैं, उनके इस अधिकार को औपचारिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही इनका तर्क ये भी है कि जो बार बार ये तर्क दिया जाता है कि भेड़ बकरियों को चराने से वन क्षेत्रों को नुकसान होगा, ये तर्क सही नहीं है। भेड़ बकरियों जैसे छोटे जुगाली करने वाले जो जानवर हैं, वो चरने से, अगर ये चरते हैं वन क्षेत्रों में, तो उससे वनों को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इससे भूमि समृद्ध होती है। हजारों सालों से ये लोग, यानी ऐतिहासिक रूप से ये लोग वन क्षेत्रों के साथ वन पर्यावरण में रहते हुए आए हैं, और इसलिए इन मार्गों का बार बार ये प्रयोग करते हैं, और इनका वनों के साथ एक सह अस्तित्व है। इस तरह की बातें इनके समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा कही गई है सामान्य तौर से, और इसलिए क्योंकि ये इनका वनों के साथ सह अस्तित्व है, बार बार ये अपने विशिष्ट चरवाहा मार्गों का प्रयोग करते हैं, इसलिए बिना किसी हस्तक्षेप के इनके पारंपरिक चराई प्रथाओं को जारी रखने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए चराई के अधिकार की इनकी मांग की गई है, लेकिन इनके द्वारा जो चराई के अधिकार की मांग है, ये इनकी अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के साथ भी जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाती है? उसका कारण यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत चराई जैसे पारंपरिक व्यवसायों को, चराई के साथ साथ अन्य पारंपरिक व्यवसायों को जो कि वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रदान किए गए हैं, और खासतौर से अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रदान किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लोगों के जो पारंपरिक व्यवसाय हैं, जिसमें चराई भी शामिल है, उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनको वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस तरह के पारंपरिक व्यवसायों को समर्थन प्रदान किया गया है, लेकिन इस तरह के अधिकारों का अधिकांश फायदा केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही हुआ है, और क्योंकि ये केवल नोमैडिक ट्राइब्स हैं, खानाबदोश जनजाति हैं, इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में धनगर समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए 2006 के अधिनियम में जो अधिकार, चराई संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसका फायदा ये उठा नहीं पाते हैं। इसलिए अनुसूचित जनजाति के रूप में अगर इनको अधिसूचित किया जाता है धनगर समुदाय के लोगों को, तो वन क्षेत्रों के अंतर्गत ये अपने चरागाह क्षेत्र का इस्तेमाल कर पाएंगे, वहां तक इनकी पहुंच स्थापित होगी, और इसी लिए इनके द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करने की मांग की जा रही है। साथ ही इस मांग का विरोध दूसरे अनुसूचित जनजाति के समुदायों द्वारा भी देखा गया है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस समुदाय का विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं उनके लाभ अनुसूचित जनजाति में होने के कम हो जाएंगे, इसलिए एक विपक्ष भी इनकी इस मांग के सामने मौजूद है। तो इस प्रकार से वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुद्दा इससे जुड़ जाता है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? धनगर समुदाय को महाराष्ट्र में किस श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति और घुमंतु जनजातियां, सामान्य वर्ग। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।